Good morning students. Welcome to class 8 and the chapter number 3 of your history portion. The chapter is ruling to the countryside. In our last class we discussed many things about the East India Company or a ruling system started in the India. So company wanted more revenue for their financial needs, increase the revenue in the whole India. तो बच्चों कहने का मतलब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को आपको पता है कि वेस्ट बंगाल के अंदर रिवेन्यू कलेक्ट करने का राइट मिल गया। तो धीरे धीरे कंपनी ने इस रिवेन्यू का यूज अपनी कंपनी की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया और जिससे ये हुआ कि कंपनी की जो ग्रीड थी, जो कंपनी का लालच था, वो बढ़ने लगा। अब कंपनी को जरूरत थी ज्यादा से ज्यादा रिवेन्यू कलेक्ट करने की, ताकि जितना पैसा आएगा उस मनी से कंपनी इंडिया से ही चीजों को खरीदेगी और इंग्लैंड भेजेगी और वहां पर हाई प्राइस रेट पर प्रॉफिट कमाएगी। तो इसी के लिए कंपनी को जरूरत थी कि रिवेन्यू ज्यादा कब आएगा, जब प्रॉपर सिस्टम होगा। तो कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारी इंडिया के अंदर बंगाल, मद्रास, उड़ीसा, इन जगहों पर कई सारे रिवेन्यू सिस्टम के चेंज किए, जिसमें से बच्चों हमने कल पढ़ा था परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट रिवेन्यू कलेक्शन का एक सिस्टम था जिसमें कंपनी ने पहले से ही कुछ रिवेन्यू, हाई रिवेन्यू फिक्स कर दिया था परमानेंटली, मतलब उतना ही रिवेन्यू कलेक्ट करना था। और रिवेन्यू कलेक्शन का काम किसको दिया गया, वहां पर ये रिवेन्यू कलेक्शन का काम दिया गया उस एरिया के रूलर्स को, राजाओं को। तब की पहले क्या होता था कि रिवेन्यू कलेक्शन का काम वहां के जमींदार का होता था। तो कंपनी ने बहुत बड़ा चेंज किया, जमींदारों को हटा दिया गया और रिवेन्यू कलेक्शन का राइट किसके पास आ गया, रूलर्स के पास आ गया, तालुकदारों के पास आ गया। ठीक है, लेकिन बाद में हमने ये भी पढ़ा कि इससे कई सारा नुकसान कंपनी को उठाना पड़ा। तो इसीलिए कंपनी ने 1822 के अंदर इंडिया में एक नया, कह सकते हैं कि एक और नया सिस्टम लागू किया, जिसको हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम आपको पता है, a new system is devised, महलवाड़ी सिस्टम। तो बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पर हम रेवेन्यू सिस्टम्स के बारे में पढ़ रहे हैं। कहने का मतलब कंपनी किस तरह से टैक्स कलेक्ट कर रही थी। तो कल हमने परमानेंट सेटलमेंट पढ़ लिया, आज हम पढ़ेंगे महलवाड़ी सिस्टम। तो बच्चों महलवाड़ी में महल का मतलब क्या है, पहले ये समझ ले। यहाँ पर महलवाड़ी का मतलब है कि अंग्रेजों के समय में जो उत्तर प्रदेश वाला जो आज का रीजन है, उसको उस समय में नॉर्थ वेस्ट बंगाल कहते थे। तो नॉर्थ वेस्ट बंगाल में विलेज को महल कहा जाता था, इसलिए यहाँ पर इस सिस्टम का नाम महलवाड़ी है। आपको ध्यान रखना है कि नॉर्थ वेस्ट बंगाल के अंदर, हम अंग्रेजों के समय की बात कर रहे हैं, उस समय उत्तर प्रदेश को नॉर्थ वेस्ट बंगाल कहते थे। यहाँ पर जो गांव थे, जो विलेजेस थे, उनको महल कहा जाता था, इसीलिए इस सिस्टम का नाम भी क्या पड़ गया, महलवाड़ी सिस्टम। तो बच्चों हम जानेंगे ये सिस्टम किसने शुरू किया, क्या क्या इस सिस्टम में नई बातें थी, वो सारा कुछ। तो देखिए बच्चों, पहली चीज 1822 इंग्लिशमैन हॉल्ट मैकेंजी इंट्रोड्यूस अ न्यू सिस्टम इन द नॉर्थ वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखें, 1822 के अंदर एक इंग्लिशमैन थे जिसका नाम हॉल्ट मैकेंजी था। इस हॉल्ट मैकेंजी ने नॉर्थ वेस्ट बंगाल के अंदर इस सिस्टम को स्टार्ट किया। अब क्या खास बातें थी इस सिस्टम में बच्चों, तो देखिए, इन दिस रिवेन्यू सिस्टम कलेक्टर्स went from village to village, inspecting the land, measuring the field and estimate the revenue of each plot within a village mahal had to pay। अब इसमें क्या सिस्टम किया गया बच्चों कि अभी जैसे परमानेंट सेटलमेंट में आपने देखा कि कंपनी ने रूलर्स को और तालुकदारों को अपॉइंट किया था रिवेन्यू कलेक्शन के लिए, लेकिन अब यहाँ पर चेंज किए गए। यहाँ पर रिवेन्यू कलेक्शन का काम किसको दे दिया, कलेक्टर को। कलेक्टर आपको पता है ना, जैसे हमारे जोधपुर के कलेक्टर, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अलग कलेक्टर होते हैं, जिसका काम डिस्ट्रिक्ट के अंदर लॉ ऑर्डर बनाए रखना होता है। तो अब महलवाड़ी सिस्टम में रूलर्स को भी हटा दिया गया, डायरेक्टली कलेक्टर्स को ऑर्डर दिए गए कि ये कलेक्टर्स अपने अपने एरिया से रिवेन्यू कलेक्ट करेंगे। अब रिवेन्यू कैसे कलेक्ट होगा, तो उसके लिए ये नियम बनाया गया कि कलेक्टर सबसे पहले विलेज टू विलेज जाएगा,
एक गांव से दूसरे गांव जाएगा, वहां पर वो पूरी जमीन को ऑब्जर्व करेगा, मेजरमेंट करेगा प्लॉट का कि खेत का नाप कितना है, कितना लंबा चौड़ा खेत है, और मेजरमेंट करने के बाद में उस प्लॉट का एस्टिमेट रेवेन्यू निकालेगा। एस्टिमेट का मतलब कि हाँ इतनी जमीन से इतना प्रोडक्शन हो सकता है और इतने प्रोडक्शन से इतना हिस्सा रेवेन्यू में लिया जाएगा। तो ये काम कलेक्टर को दिया गया। ठीक है, आगे देखें, दिस डिमांड वाज रिवाइज्ड पीरियडिकली। इसके अलावा इस सिस्टम में ये भी एक नया चीज जोड़ा गया, ऐड किया गया कि जहां हमने बच्चों देखा कि परमानेंट सेटलमेंट के अंदर रेवेन्यू हमेशा के लिए फिक्स कर दिया गया था, मतलब रेवेन्यू में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर ये चेंज पीरियडिकली होता था, मतलब एवरी 5 ईयर 10 ईयर के बाद में नया वापस जमीन को या लैंड को मेजर किया जाता था, वापस जो है रेवेन्यू इंक्रीज किया जाता था। तो परमानेंट सेटलमेंट में जहाँ पर रेवेन्यू को फिक्स कर दिया गया था, वहीं पर महलवाड़ी सिस्टम के अंदर इस रेवेन्यू में अब क्या किया जा सकता था, चेंज किया जा सकता था, क्योंकि ब्रिटिशर्स को पता चल चुका था कि कई बार अगर प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ तो उससे उनको लॉस हो सकता है। तो अपने लॉस से बचने के लिए इन्होंने इस सिस्टम को चेंज कर दिया। ठीक है, आगे देखें, चार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन गिवन टू द विलेज हेडमैन। अब रेवेन्यू कलेक्ट कौन करेगा, तो रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम हर विलेज के अंदर एक विलेज हेडमैन होता था, जैसे सरपंच जिसको आप लोग समझ सकते हैं, एक गांव का जो मुखिया होता है ना, तो रेवेन्यू कलेक्शन का काम किसको दिया गया, विलेज हेडमैन को दिया गया। ठीक है, तो ये तो था बच्चों महलवाड़ी सिस्टम, जिसको हॉल्ट मैकेजी ने 1822 के अंदर वेस्टर्न नॉर्थ वेस्ट बंगाल के अंदर अप्लाई किया। इसके अंदर पेरियोडिकली चेंज किए गए और रेवेन्यू डिसाइड करने का काम कलेक्टर करता था। पहले वो गांव से गांव जाता था, फिर वहां पर वो जमीन का नाप करता था और हर प्लॉट का रेवेन्यू डिसाइड करता था कि इस जमीन से इस खेत से इतना रेवेन्यू लिया जाएगा। और रेवेन्यू कलेक्शन करने का काम कौन करता था, विलेज हेड। तो ये था बच्चों महलवाड़ी सिस्टम। यहाँ पर बच्चों ध्यान रखना कि महल का मतलब विलेज से है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं एक नया सिस्टम। अब इस सिस्टम में भी कुछ कमियां थी, तो ब्रिटिशर्स ने आगे आने वाले समय में और चेंजेस कर दिए। ठीक है, तो ये जो चेंजेस किए, इसमें थर्ड सिस्टम था द मुनरो सिस्टम। इसको मुनरो सिस्टम कहा गया और इसके अलावा इसको रैयतवाड़ी सिस्टम भी कहा गया। तो रैयतवाड़ी सिस्टम कह दो चाहे मुनरो सिस्टम कह दो, सेम है। ठीक है, अब कब शुरू हुआ, किसने स्टार्ट किया, तो देखिए दिस सिस्टम वाज ट्राइड ऑन द स्मॉल स्केल बाय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। तो बच्चों इंडिया के अंदर सबसे पहली बार इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किसने किया था, एक ब्रिटिश मैन ने जिसका नाम था अलेक्जेंडर रीड। इन्होंने एक छोटे से एरिया के अंदर पहले सिस्टम को स्टार्ट किया ताकि ये देखा जा सके कि इससे जो रेवेन्यू हम लोग कलेक्ट करेंगे उससे कितना प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। ठीक है, लेकिन बाद में इन मैसूर एंड लेटर इट वाज डेवलप्ड बाय मुनरो। तो सिंपल सी बात है, ये जो रैयतवाड़ी सिस्टम है इसको शुरू किसने किया, अलेक्जेंडर रीड ने। इसको डेवलप किसने किया, मुनरो ने। हेक्टर मुनरो पूरा नाम था। ठीक है, और सबसे पहले कहां पर ये सिस्टम स्टार्ट किया गया, तो मैसूर के अंदर। आपको टीपू सुल्तान याद होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में हमने टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो वही मैसूर है, यहाँ पर सबसे पहले रैयतवाड़ी सिस्टम को स्टार्ट किया गया। अब देखिए इसमें क्या था, द सेटलमेंट हैड टू बी मेड डायरेक्टली विद द रैयत कल्टीवेटर। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा चेंज क्या था कि बच्चों जैसे आपने देखा परमानेंट सेटलमेंट में क्या बात कही गई कि जो वहाँ के रूलर्स होंगे वो रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। दूसरी तरफ हमने महलवाड़ी सिस्टम में क्या देखा कि जो विलेज हेड होगा वो रेवेन्यू कलेक्ट करेगा। लेकिन इस बार कंपनी ने रैयतवाड़ी सिस्टम में सारे मीडिएटर्स को ही हटा दिया। अब रेवेन्यू कलेक्शन कौन करेगी, डायरेक्ट कंपनी एक एक विलेज में जाकर एक एक विलेजर से एक एक परसेंट से रेवेन्यू कलेक्ट करेगी। तो कहने का मतलब जहाँ पर पहले कलेक्टर, विलेज मैन, विलेज हेडमैन और जहाँ पर रूलर्स, जमींदार थे जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, इन सबको हटा दिया गया और इसकी जगह पर कंपनी ने ये डिसाइड किया कि अब कंपनी खुद डायरेक्टली रेवेन्यू कलेक्ट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा बच्चों कि ये जो रैयत वर्ड है, रैयत का मतलब क्या था, तो रैयत का मतलब था कल्टीवेटर से। कल्टीवेटर मतलब किसान।
किसानों को क्या कहा गया, रैयत कहा गया, इसीलिए सिस्टम का नाम रैयतवाड़ी सिस्टम पड़ गया। ठीक है, तो ये हो गए बच्चों दो नए सिस्टम, तो महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, और कल हमने पढ़ लिया था परमानेंट सिस्टम, जिनसे रिवेन्यू कलेक्ट करने के नए नए आइडियाज जो है वो ब्रिटिशर्स ने निकाले थे और बहुत ही हाई रिवेन्यू इन्होंने कलेक्ट करना शुरू किया। देखिए बच्चों, आगे आने वाले सालों में इंडिया के अंदर बहुत बड़ा चेंज आया। सबसे ज्यादा इस रिवेन्यू सिस्टम का बुरा असर पड़ा पीसेंट्स पर, मतलब फार्मर्स पर, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस रिवेन्यू की रेट बहुत हाई कर दी। मतलब बहुत सारा पैसा ये लोग रिवेन्यू के नाम पर वसूलते थे, और ऐसा समझ लीजिए बच्चों कि ये किसान जो रिवेन्यू देते थे, इनकी हालत इतनी खराब थी कि 2 वक्त की रोटी भी ये अपनी फैमिली के लिए उसका भी जुगाड़ नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, क्योंकि जितना भी प्रोडक्शन होता था उसका कम से कम 70% जो था वो तो रिवेन्यू में चला जाता था, पीछे बचता था 35%, तो उससे इनकी फैमिली का गुजारा साल भर नहीं चल पाता था। तो आने वाले सालों में इस रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, परमानेंट सिस्टम का बहुत बुरा असर इंडिया के पीसेंट्स पर देखने को मिला और पीसेंट्स की हालत और ज्यादा खराब हुई। तो देखिए, ऑल वाज नॉट वेल। ऑल वाज नॉट वेल का मतलब सब कुछ ठीक नहीं था कंट्री के अंदर। क्या ठीक नहीं था? तो देखिए, बाय दीज न्यू सिस्टम्स पीसेंट वर अनेबल टू पे रिवेन्यू। ये जो नए नए सिस्टम लागू किए थे, इसके कारण पीसेंट्स रिवेन्यू नहीं दे पा रहे थे। अभी मैंने बताया बच्चों कि रिवेन्यू बहुत हाई होता था। अब जरा एग्जांपल लें कि मान लीजिए आप 1 मंथ का 1000 रुपीज कमा रहे हैं, ठीक है, आपकी अर्निंग हो रही है 1000 रुपीज, या ऐसा मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ा फार्म हाउस है, वहां पर आपका खूब सारा कल्टीवेशन हुआ, कल्टीवेशन में से रिवेन्यू जो है, टोटल कल्टीवेशन मान लीजिए आपका 10,000 का हुआ, 10,000 रुपए का कल्टीवेशन आपने किया है, ठीक है, तो इन 10,000 के कल्टीवेशन में से 8,000 रुपीज आपको रेवेन्यू में देने पड़ेंगे। तो पीछे क्या बचा? ओनली 2,000 रुपीज। तो क्या 2,000 रुपीज में आप लोग वापस कल्टीवेशन स्टार्ट कर पाएंगे? अपनी फैमिली का ध्यान रखेंगे, बच्चों पर, परिवार पर खर्च करेंगे, क्या क्या करेंगे? तो इस कारण इस नए रिवेन्यू सिस्टम से पीसेंट अनेबल हो गए। पीसेंट की ऐसी हालत हो गई कि वे लोग पे ही नहीं कर पाए, रेवेन्यू देने में असमर्थ हो गए। दूसरा इसके अलावा जो रॉयल्स थी, मतलब जो कल्टीवेटर थे, जो फार्मर्स थे, वो अपने फार्म हाउस, अपना जो खेत था वही छोड़कर चले गए और विलेजेस बिकम डेजर्टेड, और जो खेत थे, है ना, या जो गांव थे वो रेगिस्तान बन गए, क्योंकि पीसेंट्स के पास इतना पैसा नहीं था कि वे कल्टीवेशन कर सके। तो सारी जमीन उनकी बंजर हो गई, जिस पर कोई प्रोडक्शन हो ही नहीं पाया। तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिर्फ रेवेन्यू, पैसा कमाने के लिए ही इंडिया के पीसेंट्स को इस हद तक परेशान कर दिया बच्चों कि फार्मर्स ने जो अपना कल्टीवेशन का काम था वही छोड़ दिया। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं बच्चों, आप लोगों ने अगर लगान फिल्म देखी हो और नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, आपको पता चलेगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में कंपनी की होते हुए ये रिवेन्यू सिस्टम के कारण जो किसान थे उनकी हालत कितनी खराब थी। आगे देखिए बच्चों, क्रॉप्स ऑफ यूरोप। अब हम कुछ हटके बात करने वाले हैं, ये तो हो गई न्यू चेंजेस की बात। अब यूरोप की कुछ क्रॉप्स जो प्रॉपर यूरोप की थी, लेकिन बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन फसलों को भारत में उगाना स्टार्ट किया और बाद में ये लोग इन्हीं चीजों को, इन कल्टीवेशन को इंग्लैंड ले जाकर हाई प्राइस रेट पर बेचते थे। जबरदस्ती किसानों से खेती करवाई जाती थी और जो प्रोडक्शन होता था उसको ये लोग चीप रेट पर, मतलब बहुत ही सस्ती रेट पर किसानों से खरीदते थे और इंग्लैंड ले जाकर अपने प्रॉफिट कमाने लगे। तो यहाँ पर भी किसानों के साथ, पीसेंट के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार अंग्रेजों ने किया। तो देखते हैं बच्चों क्या था। तो देखिए, कंपनी ट्राइड टू एक्सपेंड द कल्टीवेशन ऑफ द ओपियम एंड इंडिगो। सबसे पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी, या ये कहते हैं ब्रिटेन, या ये कहते हैं कि यूरोप के अंदर बच्चों कई सारे देश आते हैं। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसने इंडिया के अंदर ओपियम और इंडिगो के कल्टीवेशन को बढ़ाने की कोशिश की। अब पहले तो ये समझे कि ओपियम क्या होता है और इंडिगो क्या होता है। तो बच्चों, ओपियम का मतलब होता है अफीम, जिसको अपन अमल भी कहते हैं, जिसका यूज हर गांव के अंदर उसी समय में नशे के लिए किया जाता था और आज भी ये एक ड्रग्स है, इसको ड्रग माना जाता है। ठीक है, और
है बच्चों, जिसके फूलों से कलर बनता है, जिसको हम डाई कहते हैं, नील कहते हैं। आप लोग देखते हैं अपने व्हाइट शर्ट के ऊपर, अपने व्हाइट कपड़ों के ऊपर जो आप ब्लू कलर का जो लिक्विड आता है या ब्लू कलर का किसी समय में पाउडर आता था जिससे आपके कपड़ों की, व्हाइट कपड़ों की चमक आती है, इसे नील कहते थे। तो हिंदी में नील और इंग्लिश के अंदर इसको इंडिगो कहते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के अंदर पीसेंट्स थे, जो किसान थे, उनसे फोर्सफुली ओपियम और इंडिगो का कल्टीवेशन स्टार्ट करवाया। मतलब जबरदस्ती, किसान नहीं चाहते थे कि वे अपनी खेती के अंदर, अपने खेत के अंदर ओपियम और इंडिगो उगाए, लेकिन कंपनी ने किसानों को फोर्स किया, जबरदस्ती इंडिगो और ओपियम उगवाया गया। ठीक है, तो इससे किसानों को नुकसान हुआ। अब नुकसान किस वे में हुआ बच्चों, को ये भी समझिए कि जहाँ पर पहले जमाने में भारत का हर किसान अनाज उगाता था, चावल की खेती करता था, गेहूं की खेती करता था, दालों की खेती करता था, वो उससे उसका घर का गुजारा चलता था। लेकिन ओपियम और इंडिगो से क्या, वो इस ओपियम और इंडिगो से अपना पेट भर सकते थे? क्या इंडिगो का यूज खाने के लिए करेंगे या ओपियम का यूज करेंगे? तो इससे किसानों का घर का गुजारा चलना मुश्किल हो गया। ठीक है, अब देखिए, ब्रिटिश फोर्स्ड कल्टीवेटर्स टू प्रोड्यूस द अदर क्रॉप्स। अब ब्रिटिशर्स ने भारत के अंदर पीसेंट्स को मजबूर किया कुछ खेती या कुछ फसलें उगाने के लिए। जैसे देखिए, जूट इन बंगाल के किसानों को जूट उगाने के लिए मजबूर किया गया। अब बच्चों, अभी मैंने बताया कि किसान के लिए पहली जरूरत थी अनाज, ताकि वो अपनी फैमिली की खाने की नीड को पूरा कर सके। लेकिन अगर एक किसान अपने खेत पर जो अनाज उगा रहा है, अगर उसको जूट उगाने को कहेंगे तो क्या होगा? क्या वो उगाएगा? क्या जूट से उसकी फैमिली की खाने की नीड पूरी होगी? बिल्कुल नहीं। तो ये हालत थी इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की। ठीक है, तो जूट बंगाल के अंदर उगाई गई, टी असम के अंदर। ये भी बता दूं बच्चों कि टी इंडिया का प्लांट नहीं है। चाइना के अंदर जो है एक हिल माउंटेन है, वहां पर टी का प्रोडक्शन होता है। तो प्रॉपर जो टी है वो चाइना का एक बेवरेज है। बाद में ब्रिटेन से, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर आपको पता है बच्चों कोल्ड रीजन आता है, तो यहाँ पर सर्दी ज्यादा पड़ती है, तो वहाँ के लोग चाय ज्यादा पीते हैं, टी ज्यादा पीते हैं। लेकिन उस समय भारत के अंदर टी का कल्टीवेशन कहीं नहीं होता था, तो इसीलिए ब्रिटिशर्स ने फायदा, प्रॉफिट कमाने के लिए असम के अंदर टी का प्लांटेशन स्टार्ट करवाया। इसी तरह से शुगर के, उत्तर प्रदेश के अंदर शुगर केन का प्रोडक्शन और व्हीट का प्रोडक्शन पंजाब के अंदर जबरदस्ती स्टार्ट करवाया गया, ताकि पीसेंट्स, इनसे ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, ये जो जूट, टी, शुगर केन, व्हीट जो उगता था उसको कम प्राइस रेट में जबरदस्ती किसानों से खरीदती थी और इंग्लैंड ले जाकर अपनी जरूरतों को ये लोग पूरा करते थे। ठीक है, आगे देखिए, इंडिया वाज बिगेस्ट सप्लायर ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड दैट टाइम। और जब बच्चों पूरी इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने जबरदस्ती इंडिगो का प्लांटेशन शुरू करवाया, तो उस समय में पूरे वर्ल्ड में इंडिगो का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया में होता था। मतलब पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा इंडिगो कहाँ पर होती थी? इंडिया में होती थी। ठीक है, व्हाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो। अब इंडियन इंडिगो की पूरी दुनिया में डिमांड थी। ऐसा क्यों? क्योंकि इस इंडिगो से रिच ब्लू कलर बनता था। आज भी आप देखिए बच्चों, आपके कॉटन क्लॉथ के ऊपर या नॉर्मली क्लॉथ के ऊपर जो रिच ब्लू कलर है, ये ब्लू कलर की डाई होती है। इस डाई का यूज ब्लू कलर बनाने के लिए या कपड़ों को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। तो इंडिया का जो ये इंडिगो का प्लांट था, ये अच्छा था, इससे अच्छा कलर बनता था। इसीलिए पूरी दुनिया के अंदर इंडिगो की, जो इंडिया में इंडिगो उगता था, उसकी डिमांड ज्यादा थी। ठीक है, तो इंडियन इंडिगो वाज यूज्ड बाय द क्लॉथ मैन्युफैक्चरर इन इटली, फ्रांस, ब्रिटेन टू डाई द क्लॉथ इन द प्राइस वाज वेरी हाई। अब देखिए, इंडिया के अंदर जो इंडिगो प्लांटेशन होता था, इस इंडिगो को इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के अंदर बेचा जाता था, क्योंकि वहां पर क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज थी, मतलब कपड़े बनाने की फैक्ट्रियां ज्यादा थी। लेकिन इंडिया का जो ये इंडिगो है, ये बहुत महंगा बिकता था। ठीक है, इंडिगो प्रोड्यूस रिच ब्लू कलर। अभी मैंने बता ही दिया आपको कि इंडिगो से रिच ब्लू कलर बनता है। ठीक है, 19वीं सेंचुरी डिमांड ऑफ इंडिगो ग्रो। 19वीं सेंचुरी के अंदर जैसे जैसे दुनिया के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री या क्लॉथ इंडस्ट्री बढ़ती गई, वैसे वैसे इंडिगो की डिमांड भी बढ़ती गई, क्योंकि इसका यूज डाई करने के लिए किया जाता था। By the industrialization in Britain, demand of indigo also increased. और इसके अलावा जब इंग्लैंड के अंदर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगने लग गई, तो इंग्लैंड के अंदर भी इंडिगो की डिमांड बढ़ गई और अंग्रेजों ने इंडिगो की कमी इंडिया से पूरी की। मतलब इंडिया में इंडिगो
उठाया गया। इस इंडिगो को ये लोग इंग्लैंड ले जाते थे और वहां पर इस इंडिगो का यूज ये लोग कपड़ों की डाइंग के लिए करते थे, कपड़ों को कलर करने के लिए करते थे। तो इस तरह से देखिए बच्चों कि किस तरह से हमारे कंट्री के जो पीसेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, उनको इन लोगों ने एक्सप्लोइट किया, ठीक है, बर्बाद करके रख दिया। तो बच्चों आज की इस क्लास में हमने काफ़ी सारी बातें जानी हैं। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।